नाजरीन, रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। आज मैं फिर कंफ्यूज हो गया हूं। अब बयानात ये आ रहे हैं कि शायद हम IMF के पास नहीं जाएंगे। पहले नहीं जाएंगे, फिर जाएंगे, फिर हम कभी नहीं जाएंगे, फिर हम जाएंगे, हमारी मजबूरी है, और अब शायद हमें जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरा दिमाग वैसे तो घूम चुका है, और इतना ज़्यादा घूम चुका है कि अब मुझे चक्कर से आ रहे हैं कि मैं कहीं बेहोश ना हो जाऊं। लेकिन फिर भी क्योंकि मुझे गुफ्तगू तो करनी है इस मौजू पे, इसलिए बात करूंगा। दूसरी जानिब रेगुलेटरी ड्यूटी का भी मसला है। रेगुलेटरी ड्यूटी के जो है मसाइल अब बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि अब मज़ीद अशिया के ऊपर RD लगा दी है। अब उसके नताइज क्या सामने आएंगे ये भी हमने देखना है। बात यह कि इट्स नॉट अ मैटर ऑफ साइड टेकिंग कि कौन किसकी साइड पर है। जब भी हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा पाकिस्तान की हुकूमत के ऊपर तनकीद करते हैं तो लोग आगे से इशारा ये करते हैं कि जी आपके दौर में तो ऐसे था, मेरे दौर में नहीं। वो भी पाकिस्तान की हुकूमत थी और वो नून लीग का दौर था। उस वक्त पर क्या क्या हुआ उस पर हमने खुल के तनकीद की, तब तो कोई नाराज़ नहीं होता था। फिर उससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी। खैर, मुझे इसके बारे में कुछ कहने की ज़रूरत नहीं कि किन किन माशी चैलेंजेस का हमें सामना करना पड़ा। मेरे ख्याल आप लोग खुद उससे वाकिफ़ हैं कि महंगाई कहाँ पहुँच गई। मसाइल का हल निकालना है, ये उसके हैं, उसके दौर में ये हुआ, इसके दौर में ये हुआ, इज़ इर्रेलेवेंट। हल निकाल के दिखाएं, हमारे मुल्क के मसाइल को हल करें, हमारे मुल्क के माशी मसाइल को हल करें। इसके साथ साथ इंडोनेशिया से जब जनाब वफ्द वापस आ रहा है तो उसके साथ साथ इमरान खान साहब भी ज़रा उनसे बात करना चाह रहे हैं कि भाई IMF से क्या बात करके आए, क्रिस्टियन लगार्ड से क्या बात हुई, वहाँ पर क्या तय पाया। वैसे अंदर की खबर ये है कि क्रिस्टियन लगार्ड भी कोई इतनी आसानी से काबू में आने वाली खातून नहीं थी, और ना IMF। उन्होंने साफ आपको कह दिया कि साहब ये शराइतें हमारी, मानोगे तो काम होगा। खैर, हमारे साथ बहुत ही आम मेहमान शामिल गुफ्तगू हैं। आप रमेश कुमार साहब, जो कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े मुतहरिक रहनुमा हैं। वेलकम करता हूं सर आपको शो में। थैंक यू। रमेश कुमार साहब, आज थोड़े मुश्किल सवालात होंगे। जाहिर बात है, पहले एहतसाब के कटहरे में नून लीग खड़ा हुआ करती थी, तब भी बड़ी मजबूरी थी। आपके लिए तो बड़ा मुश्किल वक्त रहा है, आपने सबकी तरफ से ही जवाब दिए। आज खैर मुझे लगता है कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सही से नुमाइंदगी कर पाएंगे। बात यह है कि अब IMF के मुतालिक ये कह रहे हैं कि अब शायद जाने की ज़रूरत ना पड़े। सर, तो क्यों हमें सस्पेंस में रखा हुआ, एक बात क्यों नहीं करते आप लोग? अली नासिर, पहले तो मैं आपको गुजारिश करूंगा कि आप कंफ्यूज नहीं हो, और मैं समझता हूं हर चीज़, हर मसले का हल होता है, सिर्फ विल चाहिए। दूसरा, मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि मैं एक ट्रू पाकिस्तानी हूं। मेरी अपनी भी एक सोच और विजन होती है। मैं कभी भी गलत चीज़ को जो है वो कहने के लिए बाउंड नहीं हूं कि मैं गलत को जो है वो सही कह दूं। गलत होती है, चाहे मैं नून लीग में था, चाहे मैं PTI में हूं, गलत को गलत ही कहता हूं, सही को सही कहता हूं, और डिक्टेशन के ऊपर कम ही चलता हूं। और ये मेरी अपनी एक आइडियोलॉजी है, अपना एक स्टेटस है, जिस हवाले से वो आप क्लियर हो जाए। नून लीग में था तब भी सही बातें करता था, हो सकता है पार्टी में वो अच्छी नहीं लगे, मगर यहाँ पे भी जो बातें करूँगा वो भी सही और जो पाकिस्तान के मफाद में होती है वो मेरी प्रायोरिटी होती है। सर, आपने कहा कि IMF के पास, देखिए हर हुकूमत जब आती है तो उसकी प्रायोरिटी होती है, अपनी 2-3 प्रायोरिटी सेट करती हैं कि इस वक्त मुल्क के अंदर मसले मसाइल क्या हैं। जैसे माजी में नून लीग की गवर्नमेंट आई तो उसकी सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी जो थी वो थी दहशतगर्दी, दूसरे नंबर पे पावर क्राइसिस था, तीसरे नंबर पे इकोनॉमी थी। ये जो गवर्नमेंट आई है PTI की, इसकी फर्स्ट नंबर जो प्रायोरिटी जो है वो है इकोनॉमी, दूसरी है करप्शन फ्री पाकिस्तान, तीसरी है मनी लॉन्ड्रिंग के जितने पैसे हुए हैं उनको वापस लाना, चौथे पे ये हेल्थ भी आती है, एजुकेशन भी आती है, और पावर क्राइसिस भी आता है। ये सारी चीज़ें ये उनका हिस्सा हैं। जब इनकी प्रायोरिटी इकोनॉमी है तो मैं समझता हूँ इकोनॉमी के हवाले से इन्होंने हर पहलू से उसको देखा कि हमें पाकिस्तान की इकोनॉमी को एक ट्रू स्पिरिट, जो पाकिस्तान की इकोनॉमी हो, एक पार्टी की इकोनॉमी नहीं हो, उस हवाले से हम इसको कैसे इसको फिगर आउट करें और किस तरीके से लेके आएँ। तो उन्होंने मुख्तलिफ डिस्कशन हुए, और बिफोर इलेक्शन और आफ्टर इलेक्शन। बिफोर इलेक्शन भी बहुत सारी वर्किंग हुई, आफ्टर इलेक्शन और थोड़ा सा इजी, जब आदमी हुकूमत में आता है तो काफ़ी ब्रीफिंगें आ जाती है, तो और अच्छे तरीके से जो है वो उसके ऊपर काम हो सकता है, और उसके ऊपर काम हुआ। इसकी मजीद तफसील भी आपसे लूंगा। एक छोटी सी ब्रेक मुझे लेनी है, ब्रेक के बाद जब वापस आए इसकी मजीद तफसील आपसे लूंगा। बड़ी अहम बात आप कर रहे हैं।
अगर सही बात करेंगे तो फिर हम ज़रूर आपकी बात को सुनेंगे भी, वज़न भी देंगे। लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी है। बात करें हम हुकूमती पॉलिसियों के मुतालिक और हालिया बयान जो कि अब एमिनेट कर रहा है, हर जगह डिसएमिनेट कर रहा है, और बात यह आ रही है कि शायद IMF के पास न जाना पड़े या हुकूमत अपना फ़ैसला जो है उस पर कोई रिवर्सल ले रही है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आम आदमी के मसाइल किस तरह से हल होंगे। रमेश कुमार साहब मेरे साथ मौजूद हैं, रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। रमेश कुमार साहब, यू रिप्रेजेंट सम ऑफ द मोस्ट पुअर पीपल इन दिस कंट्री, और एक फैक्ट है कि गरीब इस मुल्क के अंदर एक अक्सरियत में होना नहीं चाहिए, क्योंकि काफ़ी अरसे से हुकूमतें ये दावा करती हैं कि गुर्बत का ख़ात्मा होगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क के अंदर गरीबों की तादाद के अंदर बड़ी तेज़ी से इजाफा होता है। आपके ख्याल से क्या ये पॉलिसियाँ पुअर मैन फ्रेंडली हैं, या फिर यू विल हैव टू वर्क हार्डर, क्योंकि अभी तक कोई मेजर्स फॉर रिलीफ मैंने नहीं देखे? देखिए, मैं समझता हूँ जो भी पॉलिटिकल पार्टी आती है, और पॉलिटिकल पार्टी का ये ज़रूर रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो पब्लिक पॉपुलर से ज़्यादा जो है वो मुल्क के पॉपुलर फैसले करे। और PTI ने इस मरतबा जो बजट दिया है वो पब्लिक पॉपुलर बजट नहीं दिया है, वो पाकिस्तान पॉपुलर बजट दिया है। जैसे माजी में जो पब्लिक पॉपुलर बजट दी गई और पाकिस्तान पॉपुलर बजट नहीं दी गई। मगर जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टी होती है उसकी दूसरी रेस्पॉन्सिबिलिटी ये भी ज़रूर होती है कि जो भी हमारा वो तबका जो बेलो पॉवर्टी लाइन रहता है, जिसके घर पे जो है वो खाने के लिए पैसे नहीं होते हैं, मैं समझता हूँ वो रियासत के जो हेड होते हैं उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो उसकी जो प्रजा होती है, जो बाद में जो पहले जो ये बादशाह लोग कहते थे, और ये प्रेसिडेंट हमारे लिए सेट हैं कि अगर किसी बादशाह के मुल्क में, बादशाह की बादशाही में अगर उसके इलाके में अगर कोई बंदा भूखा सोता है तो खुदा उसका भी सुकून जो है वो ख़राब करता है। ये कहावतें कोई गलत नहीं थी। मैं समझता हूँ ये हमें मुल्क के पॉपुलर फैसले के साथ हमें इन चीज़ों को भी फोकस करना पड़ेगा कि हमारा कितना तबका इस 20 करोड़ अवाम में से वो तबका है जो इनडायरेक्ट टैक्सेस की वजह से इतना लाचार हो गया है कि हम उसको कैसे क्राइसिस से निकाले हैं, उसके लिए हमें क्या तदाबीर लेने चाहिए। जो अगर वो हम, क्योंकि हमें इस वक्त पाकिस्तान को आगे बढ़ाने के लिए माजी की तरह वो फैसले नहीं करने पड़ेंगे जैसे माजी में फैसले हुआ करते थे कि जो पॉलिटिकल पार्टी आई उसने 6,000 अरब तक कर्जे को पहुंचाया, फिर दूसरी पॉलिटिकल पार्टी आई उसने 17-13,000 अरब तक कर्जे को पहुंचा दिया, फिर तीसरी पार्टी आई तो उसने 13,000 से 30,000 तक पहुंचा दिया। मगर अक्लमंद बंदे की ये निशानी है, और मैं समझता हूं कि उसके लिए ऐसे इकदाम किए जाएं कि उस तबके का भी ख्याल हो और पाकिस्तान पॉपुलर फैसले भी हो कि हम कर्जे के तले दबे नहीं, कर्जे से हम निजात हासिल करें, कर्जे से निकले। रमेश कुमार साहब, क्या तदाबीर लेने चाहिए, उस चीजों के ऊपर हमारा बड़ा एसेंशियल क्वेश्चन है इस वक्त। जो उस चीजों के ऊपर हमारा फोकस है, मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ करूं हमारा फोकस किन चीजों के ऊपर है। जी देखिए, हमारा फोकस ये है कि हमें उन तबकात के लोगों का ख्याल भी ज़रूर करना है, मगर हमें कम से कम सब्सिडी को जो है वो बिल्कुल ख़त्म की लेवल पे लेके जाना है कि हम सब्सिडी से दूर जाएं। अब सब्सिडी से दूर जाएंगे मगर वो तबका उसको सेफ हमें रखना है जो बेलो पॉवर्टी लाइन रहता है। जो आप सब्सिडी से दूर जाएं, आप सब्सिडी से दूर जाएं, आप हर चीज़ करें, लेकिन आप तनख्वाह तो बढ़ा नहीं रहे, आप सब्सिडी ख़त्म कर रहे हैं। सर, गरीब के मसाइल को आपको समझना पड़ेगा। मैं आपकी बात को समझ पा रहा हूँ, आई एम अब्जॉर्बिंग व्हाट यू आर सेइंग, लेकिन अनफॉर्चुनेटली गरीब की रोटी सस्ती होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप उसकी सब्सिडी विड्रॉ करते हैं तो आप वेजेस से उसको कॉम्पनसेट करें। मैं यही आपको कह रहा हूं कि हमें वो तदाबीर लेने चाहिए और लेंगे हम, जिसमें खान साहब ने कल भी क्या बात की है। देखिए, एक इस वक्त जो मुल्क जो क्राइसिस में है, $10 बिलियन का शॉर्टफॉल है। माजी में होता यह था कि हम डेफिसिट को पूरा करने के लिए हम लोन लेते थे, जो अब रीपेमेंट में फंसे हुए हैं। आप लोन बिल्कुल लें, आप अगर आज आपके पास जेब में 10 लाख रुपए हैं और आप अगर 1 करोड़ का कारोबार करना चाहते हैं, आप किसी बैंक से आप लें लोन, मगर आपकी फिजिबिलिटी ये कहती हो
कि उस 1 करोड़ में से हम बिजनेस ऐसा खोलें कि वो 10 लाख रुपए से 1 करोड़ वो अपनी भी इनकम बढ़े और वो कर्जा भी हम लुटाएं। ये चीजें नहीं हुई फोकस में। हमने जो लोन लिया वो डेफिसिट को पूरा करने के लिए लिए, ये कभी नहीं सोचा कि ये लोन हमारा उतरेगा कैसे। अभी हमारी पॉलिसी ये है कि हम अपने एक्सपेंडिचर को कट करें। करप्शन जो 30% पैसा डेवलपमेंट का करप्शन में चला जाता है, उस 30% करप्शन को हम रोकें और जो माजी में जो करप्शन हुई है उस मनी लॉन्ड्रिंग की और उस करप्शन की जो है एहतसाब इदारों के थ्रू हम रिकवरी करें। तीसरी पॉइंट ये कि हमारा जो करना चाहते हैं, लेकिन थर्ड पॉइंट के लिए मैं चाहता बहुत कमजोर है। आपके तीसरे नुक्ते 4 ट्रिलियन को हम 8 ट्रिलियन तक लेके जाएं। आपके तीसरे नुक्ते के लिए मैं चाहता हूं कि अवाम में थोड़ा सा तजस्सुस रहे। हम छोटी सी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो नुक्ता भी सुनते हैं। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक। पीएसडीपी, जीडीपी और इस तरह के बहुत सारे इंडिकेटर्स के मुतालिक तो बहुत बात कर ली है, लेकिन आम आदमी को समझ आने वाली बात बहुत ज़रूरी है। वो ये है कि चीज़ें सस्ती हों और मुलाजमतें मिलें। रमेश कुमार साहब, बात ये है कि मैं उसको बता सकता हूँ कि फिस्कल डेफिसिट में ये हुआ, करंट डेफिसिट में ये हुआ। बहुत सारे लोग हमारे मेहमान आते प्रोग्रामों में, हमें सब चीज़ें पढ़ा गए, बल्कि अब पढ़ के जो है मेरे ख्याल से अब तो डिग्री मुझे ले लेनी चाहिए इस शोबे में ही सिर्फ। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं कि गरीब आवाम को क्या रिलीफ देने के लिए आपने कोई प्रोग्रेसिव कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाया है या कि नहीं? मैं समझता हूं हमें पॉलिटिकल पार्टी बन के अगर आगे चलना है और आगे भी इलेक्शनें हमें लड़नी है, चाहे लोकल बॉडीज़ चाहे आगे, तो ये हमें आवाम के बिल्कुल आवाम ग्रोथ रेट और पीएसडीपी से नहीं समझती है। आवाम ये समझती है कि देखने में क्या आता है, हमें कितने में कोई चीज़ मिलती है। इन सारी चीज़ों को फोकस किया जा रहा है। इस वक्त इंटरनेशनली जो हमारी पेमेंट्स हैं, जो रीपेमेंट्स करनी है, उनको फोकस किया जा रहा है और आवाम समझती है कि आज जो महंगाई भी अगर आई है तो वो इन 2 महीनों की पॉलिसी की वजह से नहीं आई है, क्योंकि किसी ने कोई 2 महीने में कोई करप्शन की नहीं है। अब अगर माजी की गलत पॉलिसी की वजह से ये हुआ है तो अवाम भी समझदार है, वो उसका कसूरवार खान साहब को नहीं ठहरा रही। मगर फिर भी प्राइम मिनिस्टर को इस चीज़ का एहसास है और एहसास होना भी चाहिए कि बादशाह, उसकी बादशाही खुदा की अदालत में कबूल होती है, जिसके राज में जो बंदे, जो अवाम जो होती है, वो कम से कम कोई भूखा नहीं सोए, कोई बीमारी में पैसों की वजह से उसका डेथ नहीं हो, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी होती है। तो मैं समझता हूँ उन सारी चीज़ों को फोकस करते हुए पाकिस्तान की इकोनॉमी को कैसे हमें पाँव पे खड़ा करना है, एक्सपेंडिचर को, अपने ऐश आराम को कैसे कम करना है, और इन सारी चीज़ों को फोकस करके हमने ये सारी स्टडी की हुई है कि हमें आगे इस तरीके से बढ़ना है कि जहाँ पे अवाम के मसले मसाइल को मद्देनज़र रखते हुए वो पॉलिसी मुरतब करें कि पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर भी लोड नहीं पड़े, मगर उन जो बेसिक राइट्स है अवाम का, उनको भी जो है वो तरजीह देके इस वक्त रमेश कुमार साहब, तमाम क्वार्टर्स ऑफ इंटेलिजेंशिया, इस तक के मैं कहूँगा इस्लामाबाद में भी आप तो ज़्यादा वाकिफ़ होंगे इस चीज़ पे, बात यह है कि गुफ्तगू इस बारे में हो रही है कि इमरान खान साहब तो अच्छा सोच रहे हैं, इमरान खान साहब शायद अच्छा करना चाह रहे हैं, ये उनकी मजबूरी भी है सियासी तौर पर जैसे आपने जिक्र किया, लेकिन उनकी टीम जो है वो शायद उनका साथ नहीं दे रही। इसके मुतालिक क्या कहना चाहेंगे? बहुत सारे लोग ये बात कर रहे हैं कि शायद उनका इंटेंशन अच्छा है और उनको परफॉर्मेंस दिखानी भी है, अनफॉर्चुनेटली टीम सही काम नहीं कर रही। जी हम ये इस बात पे कुछ कदर में एग्री ज़रूर होऊंगा, क्योंकि राइट पर्सन एट राइट प्लेस फॉर राइट जॉब जो है वो उसकी जो है वो पहली तरजीह होनी चाहिए। और इस वक्त कुछ ऐसी पॉलिसीज़ हैं जिसकी वजह से जो है वो फीडबैक सही नहीं आया है। मैं समझता हूँ इस्लाह के लिए मीडिया भी मौजूद है, एनालिस्ट भी मौजूद है, अवाम भी मौजूद है, और ये चीज़ें जो दोबारा आदमी अपने आप के अंदर करेक्शन लाता है वो ख़ता नहीं खाता। हाँ, अगर उन चीज़ों के ऊपर अमल नहीं करे और रेजिस्ट करे तो फिर आदमी खता खाता है, क्योंकि इस वक्त जो कमी पेशी है, जैसे माजी में भी राइट पर्सन राइट प्लेस पे नहीं लगे तब ये चीज़ें हुई, आज भी अगर ऐसी चीज़ों को वापस दोहराया गया
तो मैं समझता हूं अवाम भी सफ़र करेगी, पाकिस्तान भी सफ़र करेगी और नाकामी हमारे लिए भी बन सकती है। तो आज अगर उन चीज़ों को 2 महीने के बाद अगर हाईलाइट किया जा रहा है, मैं समझता हूं हमारे इस्लाह के लिए ये बेहतर है कि हम ये हमारा ट्रैक जो है ये राइट ट्रैक नहीं है, यहाँ पे हम गलत जा रहे हैं, यहाँ पे हम सही जा रहे हैं। तो मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, ये इन चीज़ों को, इस क्रिटिसिज्म को हमें अपने इस्लाह के लिए वेलकम करना पड़ेगा और इसके ऊपर अमल करना पड़ेगा। तब हम जो है वो अपने मैनिफेस्टो के ऊपर और आवाम की उमंगों के ऊपर हम पूरा उतर सकेंगे। यह आपने बड़ी मस्बत बात की है। इससे 2 चीज़ों का पता लग गया है। एक तो यह कि आप इस्लाह के लिए तैयार हैं, जो कि एक अच्छी चीज़ है। आप अपने पाथ को सही करना चाहते हैं, अगर ज़रा सा डाइवर्ट हुआ तो उसको सही तरीके से कर लिया जाए। और दूसरी चीज़ आपने कन्फर्म कर दी कि इस्लामाबाद में अब ये चीज़ बाज़गश्त में है, ये गुफ्तगू हो रही है कि मौजूदा टीम मेंबरान में कुछ ऐसे लोग हैं जो शायद कारकर्दगी भरपूर अंदाज में नहीं दिखा सके और पॉलिसी में भी कुछ कमज़ोरी रह गई, इसकी इस्लाह करने की ज़रूरत है। ये बात बड़ी गहरी है, लेकिन आपने एक तरह से कन्फर्म कर दिया है, तो मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग ये मानने को तैयार नहीं, ख़ास तौर पे जो लोग इंटरनेट पर मौजूद रहते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया रमेश कुमार साहब, आप हमारे साथ, हमारे पास मुख्तसर था, आपके हम शुक्रगुजार हैं। आपने हमें ज्वाइन किया और बहुत सारी मस्बत बातें की और ख़ास तौर पे आपने इस चीज़ को एक्नॉलेज भी किया कि अगर इस्लाह कर ली जाए तो अच्छा है। वी वेट फॉर योर मैसेजेस ऑन फेसबुक। यहाँ पे अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।